राधा स्वामी दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपको जैसा मैंने आज मैं आगरा आया हुआ था। तो आज मैं आगरा में मिलने आया था एक मीडिया से जुड़े व्यक्ति से, जो काफ़ी वर्षों से, लगभग मैं वर्षों भी बोलूँ तो कम है, कई दशकों से मीडिया से जुड़े हुए हैं और जिनको मीडिया का एक बहुत ही विख्यात तजुर्बा भी है और सत्संग जगत से भी काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं। उनका नाम है श्री RV सिंह यादव जी। और आप आज जो एक न्यूज़पेपर आता है, यूपी में कई जगह आता है, उससे भी जुड़े हुए हैं। और दूसरा आप का एक यूट्यूब चैनल भी RV सिंह यादव एडिटर। तो आइए उनसे कुछ बात करते हैं, उनसे कुछ चर्चा करते हैं और उनसे जानते हैं मीडिया के बारे में एवं सत्संग जगत के बारे में। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है प्रारब्ध सत्संगी। आप कहाँ से हैं? मैं गुड़गांव से आया हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो आप सत्संगी हैं? हाँ जी, मैं सत्संगी हूँ। अभी दयालबाग आए हुए हैं आप? हाँ जी, मैं थोड़ा सा छुट्टियाँ लेके दयालबाग आया हुआ। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, आप राधा स्वामी सत्संग दयालबाग को भी काफ़ी सालों से कवर कर रहे हैं, काफ़ी डीपली कवर कर रहे हैं। और मैं खुद भी एक आपका यूट्यूब सब्सक्राइबर हूँ। RV सिंह यादव एडिटर करके एक यूट्यूब जो चैनल है आपका। तो थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि इस सत्संग जगत के बारे में अगर आप दर्शकों को बताएं कि कैसे आप कवर करते हैं, क्या आपकी भूमिका रहती है और किस तरीके से आप सारी चीज़ें इतनी टाइमली, इतने जो सत्संगी, जो कई सत्संगी हैं इस राधा स्वामी सत्संग दयालबाग से जुड़े हुए, जो किसी न किसी कारण से नहीं आ पाते आगरा, उन तक भी इंटरनेट के माध्यम से, एक्सेसिबिलिटी के माध्यम से आप चीज़ें पहुंचा रहे हैं और काफ़ी टाइम से पहुंचा रहे हैं। और तो इस पे थोड़ा सा आपकी क्या भूमिका रहती है, क्या रणनीति रहती है, बताएं और हमें भी गाइड करें। हम लोग जैसे नए यूट्यूबर्स हैं, मेरे अभी 1035 सब्सक्राइबर्स हैं, मैं भी जैसे आगे ग्रो करूं तो उस पर थोड़ा सा आपसे जानते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक शिक्षा जगत की बात है तो हम दयालबाग के रहने वाले हैं और हम सत्संग जगत से जुड़े हुए हैं। हमें जब भी कोई दिशा निर्देश मिलता है तो हम सारी चीज़ें कवर करते हैं और हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई दयालबाग क्या चीज़ है। पहली बात तो यह है कि दयालबाग स्टैंड बाई रहता है, जो मोड समझते होंगे आप, स्टैंड बाई मोड होता है, उस पर रहता है। कहीं भी आप किसी भी वक्त 24 घंटे 24/7 दयालबाग चलता रहता है, कभी सोता नहीं। कहीं सो रहे हैं तो कहीं जग रहे हैं और कहीं खेत हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि शिक्षा के जगत में परम श्रद्धेय गुरु महाराज PS सत्संगी साहब और उनसे पहले लाल साहब ने जो नींव रखी, उससे पहले जो हमारे संस्थापक थे दयालबाग के, उन्होंने जो नींव रखी, आपको मालूम होना चाहिए सारे सत्संग जगत के लोगों को कि गुरु महाराज, जो पहले गुरु महाराज थे दयालबाग के, उन्होंने छड़ी से ई बना करके एक बिल्डिंग का नक्शा बनवाया था, ऐसे करके। उस ई की तर्ज पर यहाँ पर जुबली हॉल बना हुआ है, आपने देखा होगा। इसी क्रम में फिर वो धीरे धीरे करके बढ़ता गया और फिर इंजीनियरिंग कॉलेज और जाने क्या क्या तमाम चीज़ें। लाल साहब ने फिर सोचा कि भाई क्यों न इसको यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया जाए, चूँकि बगल में जो यूनिवर्सिटी थी वो पूरी तरह से कामयाब नहीं थी। उसका रिजल्ट, पेपर कभी हो रहे हैं, रिजल्ट कभी आ रहा है, ये सारी चीज़ें सामने आ रही थी। तो जो दयालबाग के बच्चे परेशान होते थे, तो इस पर लाल साहब ने पूरा एक खाका खींचा शिक्षा का और उन्होंने एक नई शिक्षा नीति के रूप में यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए उस समय की सरकार के माध्यम से सारी चीज़ें सामने ला कर के रखी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यूनिवर्सिटी इस समय टॉप लेवल पर चल रही है। हमारे दयालबाग की यूनिवर्सिटी जो है, मैं समझता हूँ नंबर टॉप भले ही ना हो, लेकिन वो सबसे अच्छी शिक्षा और गुणवत्ता परक शिक्षा दे रही है। यहाँ से जो लोग पढ़ के जाते हैं उन्हें भले ही जॉब ना मिले, सरकारी जॉब ना मिले, लेकिन वो अपना काम खुद कर लेते हैं। एग्रीकल्चर के माध्यम से यहाँ बच्चों को बड़ी बड़ी शिक्षाएं दी जा रही हैं। ऐसे ऐसे कार्यक्रम, कारोबार सिखाए जाते हैं। और दूसरा, सरकार की जो नीतियाँ होती हैं उन पर भी बहुत सारा काम होता है। तो कभी आप आएंगे तो हम दिखाएंगे आपको पूरी यूनिवर्सिटी घुमा करके। अब आपने जो दूसरी बात सत्संग जगत के बारे में कही, सत्संग जगत अपना काम करता है, वो किसी की बुराई भलाई और किसी अन्य चीज़ों में कभी नहीं पड़ता।
आपने हमेशा हमारे चैनल पर जब भी वीडियो देखा होगा, हमारे चैनल की हेड सुरेखा यादव जी हमारे साथ रहती हैं और वो पूरी व्याख्या करती हैं। हमको इतनी नॉलेज नहीं होती जितनी नॉलेज उनको है, क्योंकि उनका जन्म दयालबाग में ही हुआ है और वो यहाँ से पढ़ी लिखी हैं इसी यूनिवर्सिटी से, और उन्होंने आज जो पॉलिटिक्स में अपना मुकाम हासिल किया है वो भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको बता दूं, उनकी जो राजनीति है वो बिल्कुल स्वच्छ और पाक साफ है। मैं समझता हूं कि सुरेखा जी मुलायम सिंह यादव जी के साथ, देखिए वो एक काली फ़ोटो लगी हुई है 1900 शायद 91 की फ़ोटो है वो, सूर सदन की, जहाँ वो भाषण दे रही हैं, नीचे मुलायम सिंह जी बैठे हुए हैं। तो ये उनका आज का तजुर्बा नहीं है, बहुत काम किया है उन्होंने, और वो आज भी उसी क्रम में अपनी एक अलग पार्टी चलाती हैं। हम लोगों का मकसद सिर्फ पार्टी से ये नहीं है कि भाई हम पार्टी चला रहे हैं तो हम पार्टी के लिए काम करें, हम सत्संग जगत के लिए सबसे पहले तैयार रहते हैं कि भाई कहीं कोई यदि कोई गतिविधि हो रही है वो आम सत्संगियों के साथ साथ आम आवाम जो है दुनिया की वहाँ तक पहुँचे। देखिए सत्संग कोई ऐसा तो है नहीं कि केवल दयालबाग तक ही सीमित है, सत्संग तो पूरे हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान के अलावा पूरा इंटरनेशनल स्तर पर तमाम राष्ट्रों के अंदर शाखाएं हमारे सत्संग की। तो हमारा मकसद होता है कि भाई हम यहाँ की जो गतिविधियाँ हैं जो गुरु महाराज ने तय कर रखी हैं उनको हम दिखाएं, आम जनता तक पहुँचाएं। सबसे बड़ी बात, एक अभी मैंने शिक्षा की बात करी है, मैं स्वास्थ्य पर आता हूँ। गुरु महाराज ने यहाँ पर हमारी जो आगरा की 3 ब्रांचें हैं, और बल्कि एक जो बैकुंठ धाम है पोया घाट पर, वहाँ पर एक हर संडे के दिन निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जाता है। इसमें मैं समझता हूँ कि पूरे 1 महीने में लगभग 3000-4000 मरीजों को 3 ब्रांचें और वहाँ का वैकुंठ धाम का जो निःशुल्क मेडिकल कैंप है वो देखता है। और इन सब के लिए राधा स्वामी सत्संग सभा की ओर से संचालित जो हमारा हॉस्पिटल है, शरण आश्रम हॉस्पिटल, वो भी दिन रात 24 घंटे खुला रहता है। वहाँ हज़ारों की तादाद में रोज़ मरीज आते हैं। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं कि लोग शरण हॉस्पिटल तक ना पहुँचें, तो गुरु महाराज ने इसके लिए तीनों ब्रांचों को जिम्मेदारी दी है कि वो हर बृहस्पतिवार को अपनी अपनी बारी पर निःशुल्क कैंप लगाएं। हम उन चीज़ों को फ्लैश करते हैं, हम दुनिया को बताते हैं कि देखिए दयालबाग क्या है। और बाकी इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो और पूछें। काफ़ी कुछ जानने को मिला, और वीडियोस में आप कैसे क्या कवर करते हैं वो भी आपने बताया। आपने एकदम सही बोला कि जो राधा स्वामी सत्संग दयालबाग है, दयालबाग की स्थापना की नींव परम गुरु साहब जी महाराज ने छड़ी के जरिए यहाँ का नक्शा बनाया था, और शहदूद का पेड़ लगाकर मुबारक कुएं के पास यहाँ की नींव रखी थी। आप क्या जानना चाहते हैं मेरे से, थोड़ा सा आप बताइए। कि आप जैसे इतने वर्षों से मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो किस तरीके से आपका कवर करते हैं चीज़ें, क्या रहता है, कैसे कैसे जो आज की डेट में हम देख रहे हैं बहुत इश्यूज़ हैं, जैसे इतने ज़्यादा पेपर लीक हो रहे हैं और भी बहुत अलग अलग इश्यूज़ चल रहे हैं, कई नए नए स्कैम्स आ रहे हैं। कभी राजेश एक्सपोर्ट्स का स्कैम आया था या और भी कुछ स्कैम्स आए थे, जिसमें इतना मतलब हम लोग देखते हैं इतना वास्ट लेवल ऑफ करप्शन हो रहा है। तो जैसे इस टाइप की जो खबरें होती हैं उसको आप कैसे देखते हैं, आप मतलब फ्रॉम अ मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू आप बताइए, आप कैसे देखते हैं उस पर और आपकी क्या राय है उस पर? प्रारब्ध देखिए, मैं पिछले 1986 से मीडिया जगत में हूँ, 40 वर्ष का लगभग अनुभव है मेरे को। और मैं जो आज समाचार पत्र है उसका मैं एडिटर हूँ आगरा में। मैंने जो दुनिया देखी है मीडिया की, वो शायद अब इस समय वो दुनिया नहीं है। जब मैं भर्ती हुआ था उस समय, तो उस समय जब मैं रिपोर्टिंग करता था, तमाम मुद्दे उठाए मैंने, उन मुद्दों पर लिखता था, तो प्रशासन किस तरह के होते तो प्रशासन उन पर संज्ञान लेता था। यहाँ तक कि गवर्नमेंट के स्तर की चीज़ें उठती थी उस समय, तो वो भी संज्ञान लेती थी गवर्नमेंट। लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा है। अब तो मैं समझता हूँ कि एक शब्द चल पड़ा है मीडिया में, गोदी मीडिया। वास्तविकता यही है कि लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस समय जो राष्ट्रीय चैनल हैं उन पर केवल विज्ञापन प्रसारित होते हैं सरकारी, और वही लोग फिर जो विज्ञापन दिखाते हैं वो फिर सरकार के गुणगान करते हैं। मैं किसी सरकार का या किसी नेता का मैं विरोधी नहीं हूँ। जो चीज़ें मैं देखता हूँ वही मैं कहता हूँ।
अब शिक्षा का जो क्षेत्र है, कभी ज़माने में शिक्षा बहुत शानदार हुआ करती थी। तमाम लोग जो शिक्षा के ज़रिए ही आप जानते हैं देश विदेश और अपनी लोकल जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, कर्मचारी लेवल की सेवाएं हैं वो मिलती थी। लेकिन आज तो मैं समझता हूँ पिछले एक दशक से तो परीक्षाएं लीक हो रही हैं। क्या करोगे आप? लोग फार्म भरते हैं, लाखों करोड़ों रुपया गवर्नमेंट कमा लेती है उसमें, लेकिन जब मतलब रोज़गार देने की बात आती है या अपॉइंटमेंट देने की बात आती है तो वो करें क्या? वो परीक्षा ही लीक हो गई, पेपर लीक हो गया तो वो सारा खेल ख़त्म हो जाता है। एक बात तो आपने ये कही। दूसरी बात आपने बेरोजगारी के बाद आपने भ्रष्टाचार पर बात करी। भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत ही गंभीर है इस देश में। पहले देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मैं किसी भी पार्टी का, किसी नेता का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये देखा करता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था उस समय उनकी जो चीज़ें थी वो सामने आती थी तो हमें बड़ा खुशी होती थी कि ये पार्टी जो है बहुत अच्छा काम करेगी और मैं समझता हूँ जनता की आवाज़ उठाती है। तो ये जो चीज़ें आपने देखी वो उस समय जो पार्टी कहा करती थी वो चीज़ें भूल करके अब तो पता नहीं पार्टी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती है। जो कुछ तीखी बात जो होती है उसको फेसबुक पर जाके उसका पेज बंद करा देना, इंस्टाग्राम बंद करा देना, आपका यूट्यूब चैनल बंद करा देना, इस तरह की चीज़ें चलती हैं। और उनको अपनी जो नुमाइश है उसके हिसाब से आपने उनकी बात नहीं कही तो वो आपके साथ नहीं है, आपको ब्लॉक करा देंगे। यहाँ तक कि आपको देशद्रोही और जाने क्या क्या तमाम चीज़ें हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं बहुत ही पूरी तरह से ज़माने के हिसाब से नहीं चल रहा है और सारा बदल चुका है। पहले भ्रष्टाचार की बात होती थी तो ये कहा जाता था कि अधिकारियों को हम सबक सिखा देंगे। अब तो पूरी तरह से अधिकारी बहुत ज़्यादा खुले तौर पर सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको बताऊं, हालांकि मैं उस किसी भी चीज़ से गुजरा नहीं हूं, लेकिन जो मैं सुनता हूं इस समय वो बहुत ही गंभीर मसले हैं। बिना लिए दिए तो फाइल टेबल से दूसरी टेबल पर नहीं जाती, ये एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात आपने रोज़गार की बात करी। रोज़गार में जब भाई बीजेपी सरकार आई थी तब उसने ये कहा था कि 1 करोड़ हर साल 1 करोड़ बेरोज़गारों को रोज़गार देंगे। मैं समझता हूँ मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और फिर वो बहानेबाजी शुरू हो गई कि रिक्शा चला रहा है वो भी रोज़गार ही है और पकौड़े तल रहा है वो भी रोज़गार है। तो इस तरह की बातों को एक छलावे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आगे बताइए, आपको और कोई बात करनी हो तो आपसे बात करके बहुत मेरे को एक मीडिया का पर्सपेक्टिव था वो जानने को मिला। और आप जैसा आप कह रहे हैं, मैंने भी 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी तो मैंने खुद भी बीजेपी को ही वोट करा था और मेरे को लगा था कि कुछ चेंज आएंगे। बट आज मैं 12 साल बाद अगर देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि जो हालात और जैसा समाज पहले हुआ करता था कांग्रेस के टाइम पे, या मैं लखनऊ में ही पड़ा हूँ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पे बहुत टाइम तक समाजवादी पार्टी रही या मायावती की भी सरकार रही। करप्शन था, मैं बट ये नहीं बोलूँगा एकदम नहीं था, लेकिन अभी की तारीख में ये जो चीज़ें होती हैं जिससे कॉमन मैन सबसे ज़्यादा हैम्पर हो रहा है वो चीज़ें पहले उतनी नहीं होती थी जिस एक्सटेंट पे आज की डेट में हो रही हैं। तो अंकल ये तो एक हमारा था। जो आपने दूसरी एक बात बोली आजकल बहुत चल रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। आदमी को बोलने का अधिकार गवर्नमेंट के खिलाफ एकदम ख़त्म पे हो गया है और अब कोई भी अगर उस पर आवाज़ उठाता है तो उसका या तो सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक हो जाता है या उसे वार्निंग दी जाती है। और सिमिलरली अगर आप पॉलिटिक्स की भी बात करें तो जो नेता अगर हैं उसमें उनके भी यहाँ छापे मरवाए जाते हैं। तो ये तो अंकल हमारा डिस्कशन था मीडिया के पर्सपेक्टिव से देश और दुनिया के बारे में जानने का। और अंकल अब जो मेरा एक आपसे आखिरी प्रश्न था कि जैसे जो यूट्यूबर्स हैं उनको थोड़ा गाइड करें कि किस तरीके से हमें करना चाहिए चैनल पे। और भी जो यूट्यूबर्स हैं, नॉट ओनली मी बट और भी जो सब कई यूट्यूबर्स हैं, और आज की डेट में कंटेंट क्रिएशन को गवर्नमेंट भी एक हॉबी की तरह नहीं बल्कि एक प्रोफेशन की तरह लेने लगी है। वैसे मैं भी इसको पार्ट टाइम करता हूँ बट कई लोग हैं जो फुल टाइम भी करते हैं। तो कुछ आप अगर उनको गाइड करना चाहें कि उनको किस डायरेक्शन में क्या करना चाहिए, क्योंकि आपका चैनल पे मैंने देखा भी है कि इसमें ऑलमोस्ट 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप थोड़ा सा गाइड करें। देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही वाजिब है और मैं समझता हूँ कि जो लोग यूट्यूब पुराने
ज़माने से चलाते आ रहे हैं, साल 10 साल से, तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं जो नए लोग हैं उनको मैं एक सलाह दूंगा कि जब भी आप अपना कोई कंटेंट्स तैयार करें, कोई भी, उसकी हकीकत आपके सामने होनी चाहिए। आप झूठी अफवाह फैला करके खुद को लाइमलाइट में लाने की कभी कोशिश ना करें। होता क्या है कि भाई ठीक है, आपने तो बोल दिया जो बोलना था, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, कहीं दंगा फसाद और लड़ाई झगड़े इस तरह के होते हैं और आपने कंटेंट्स डाल दिया बगैर सोचे समझे, कुछ भी बोल दिया। ऐसा आपको कभी नहीं करना। आप बोलें, यदि आपके पास सत्यता है, प्रूफ है, उसके साथ अपना कंटेंट तैयार करें। और उसको, दूसरी बात मैं एक और सलाह दूंगा कि आप कभी भी किसी की, दूसरे की वीडियो की नकल करके अपने चैनल में ना डालें, नहीं तो कॉपीराइट लगेगा। और 3 कॉपीराइट तक तो आपकी माफ़ी है, फिर आपका चैनल जो है यूट्यूब खुद बंद कर देगा। तो इसके अलावा जो चीज़ आपको करनी है उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, आप किसी की बुराई पर ज़्यादा ध्यान न दे करके आप जो जनता के मुद्दे हैं, पहली बात सबसे स्वास्थ्य का मुद्दा है, उसके बाद पर्यावरण का मुद्दा है। पर्यावरण खराब हो रहा है, यमुना गंदी हो रही है, गंगा गंदी हो रही है, आप कहीं भी चले जाइए, पहाड़ काटे जा रहे हैं, बहुत सारी अन्य चीज़ें हो रही हैं। तो इन मुद्दों को आप उठाएं, और ऐसे मुद्दे जब उठते हैं तो उसको गवर्नमेंट भी ध्यान देती है, और मैं समझता हूँ अदालती कार्रवाइयाँ भी होती हैं उस पर, अदालत भी अपना काम करती है। तो कुल मिलाकर के मेरा तो एक ही सलाह है कि आप सकारात्मक चीज़ें परोसें लोगों के सामने, आप कभी डिफीट नहीं खाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको देखेंगे, आपकी बात को सुनेंगे। आपने कोई नई चीज़, नई जानकारी दी तो उसको लोग ग्रहण करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वो वायरल होती है, देखते हैं लोग, आपका मकसद पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, आज ये था हमारा एक वार्तालाप आप कह सकते हैं आरवी सिंह यादव जी के साथ। बहुत, हालांकि मैं तो आपको अंकल बोलता हूँ, आरवी सिंह यादव अंकल के साथ। और आपने हमें, आप देख सकते हैं, 2-3 प्रोस्पेक्टिव के बारे में बताया। तो सबसे पहले हमें मीडिया का क्या प्रोस्पेक्टिव रहता है पॉलिटिक्स की नज़र को देख के, क्योंकि इतनी क्लोजली मीडिया से मेरे नोन में आप एसोसिएटेड थे, तो मैं चाहता था कि आप लोगों को बताऊं कि मीडिया का क्या प्रोस्पेक्टिव रहता है। दूसरा, आपको जो सत्संग जगत के बारे में भी हमने बताया कि अंकल इतना कवर करते हैं एंड कई सालों से कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से करते हैं, क्या उनकी गतिविधि रहती है, वो भी आप लोगों के सामने दिखाया और बतलाया। तो दोस्तों, यही था हमारा। बाकी वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।